तो आइए आज के क्लास में हम लोग क्लास 12th का चैप्टर 9 का पार्ट 2 पढ़ेंगे। ये सब्जेक्ट हिंदी है, 100 मार्क्स का बिहार बोर्ड। पाठ का नाम है प्रगीत और समाज, जिसके लेखक का नाम है नामवर सिंह। पार्ट 1 में हम लोगों ने पढ़ा था लेखक का परिचय। आज के क्लास में हम लोग पूरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। जो भी चैप्टर में दिया है एक एक लाइन का एक्सप्लेनेशन करेंगे और चैप्टर को समाप्त करेंगे। तो यहाँ से यह एक देखिए निबंध है और शुरू होता है यहाँ से। कविता पर समाज का दबाव तीव्रता से महसूस किया जा रहा है। आज कविता जो है उसको समाज में लगातार एक दबाव दिया जा रहा है, उसको दबाया जा रहा है। इधर आलोचना भी ज़्यादातर कविताओं की सामाजिक सार्थकता ढूंढने में ही व्यस्त है। और जो लोग आलोचना लिखते हैं, जैसे कि खुद ये भी आलोचना लिखते हैं नामवर सिंह जी, तो ये खुद तलाश कर रहे हैं कि जो कविता पहले होती थी आज वो कविताएं क्यों नहीं होती हैं। क्योंकि आप लोग भी पढ़ते हैं, देखते हैं ना, कोई भी कविता पहले के ज़माने की ही लिखी गई है। आज के ज़माने की कविता कोई आती है जो 2015 का हो, 2010 का हो, सब पहले का है। उसके बाद है, ऐसे वातावरण में गलत समझे जाने का खतरा उठाकर भी मैं विशेष रूप से उन कविताओं की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ जो सीधे सीधे सामाजिक न होकर अपनी वैयक्तिकता और आत्मपरकता के कारण लिरिक अथवा प्रगीत काव्य की कोटि में आती है। आज चर्चा के लिए इन प्रकृत धर्म कविताओं को चुनने का एक कारण यह भी है कि समाज शास्त्रीय विश्लेषण अथवा सामाजिक व्याख्या के लिए सबसे कठिन चुनौती भी इन्हीं की ओर से मिलती है। कविता में जहाँ तक सामाजिक यथार्थ और व्यापक जीवन के चित्रण का प्रश्न है, सामान्यतः दृष्टि प्रबंध काव्यों और लंबी कविताओं की ओर ही जाती है। प्रगीत धर्मी कविताएं न तो सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति के लिए पर्याप्त समझी जाती है, न उनसे इसकी अपेक्षा की जाती है, क्योंकि सामान्य समझ के अनुसार वे अंततः नितांत व्यक्तिक और आत्मपरक अनुभूतियों से अभिव्यक्ति मात्र है। अगला पैराग्राफ है, स्वयं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत के आदर्श भी प्रबंध काव्य ही थे, क्योंकि प्रबंध काव्य में मानव जीवन का एक पूर्ण दृश्य होता है। सुर सागर भी उन्हें इसलिए परिसीमित लगा क्योंकि वह गीति काव्य है। आधुनिक कविता से उन्हें शिकायत भी इसलिए थी कि कला की पुकार के कारण यूरोप में प्रगीत मुक्तकों का ही चलन अधिक देखकर यहाँ भी उसी का जमाना यह बताकर कहा जाने लगा कि अब ऐसी लंबी कविताएं पढ़ने की किसी को फुर्सत कहाँ, जिनमें कुछ इतिवृत्त भी मिला रहता हो। अब तो विशुद्ध काव्य की सामग्री जुटाकर सामने रख देनी चाहिए, जो छोटे छोटे प्रगीत मुक्तकों में ही संभव है। मतलब यहाँ पे बताते हैं कि आज के टाइम में अगर लोगों को बड़ा बड़ा कविता दे दिया जाए तो किसी के भी पास टाइम नहीं है कि कविता को पढ़े। अब लोग जो भी कविता पढ़ना चाहते हैं शायरी के रूप में पढ़ना चाहते हैं, मतलब 2-4 लाइन का हो, 5 लाइन का हो। इससे ज़्यादा लाइन का कविता होगा तो लोग पढ़ना पसंद नहीं करते हैं। इस प्रकार काव्य में जीवन की अनेक परिस्थितियों की ओर ले जाने वाले प्रश्नों या आख्यानों की उद्भावना बंद सी हो गई। इसलिए जो ही प्रसाद की सिर सिंह का भाषक समर्पण, पेशोला की प्रतिध्वनि, प्रलय की छाया तथा कमायनी और निराला की राम की शक्ति पूजा तथा तुलसीदास जैसे आख्यानक काव्य सामने आए तो आचार्य शुक्ल ने संतोष व्यक्त किया। स्वीकार करना चाहता हूं कि 15 वर्ष पहले कविता के नए प्रतिमान में कविता के प्रतिमान का व्यापकता प्रदान करने के लिए जब मैंने मुक्ति बोध की लंबी कविताओं जैसी वस्तुपरक नाट्य धर्मी कविताओं को भी विचार की सीमा में ले आने के लिए आग्रह किया था, तो आत्मपरक प्रगीत धर्मी छोटी कविताओं में निहित सामाजिक सार्थकता की संभावनाओं का पूरा एहसास न था। लेकिन इस बात में न तब संदेह था और न अब संदेह है। बताते हैं कि जब मैं शुरुआत में कविता लिखता था तो उस समय पढ़ने वाले जो लोग होते थे वो आज के जैसे नहीं होते थे। वे लोग बड़ा ही मन से पढ़ते थे कविताओं को। लेकिन आज के समय में जो आप लोग हैं, नई पीढ़ी है, वो इन कविताओं को अच्छे से नहीं पढ़ना चाहती है। और ये बात कहने में मुझे कोई भी संदेह नहीं है।
उसके बाद है, नई कविता के अंदर आत्मपरक कविताओं की ऐसी प्रबल प्रवृत्ति थी जो या तो समाज निरपेक्ष थी या फिर जिसकी सामाजिक अर्थ वृत्ति सीमित थी। इसलिए इन सीमित अर्थ भूमि वाली कविताओं के आधार पर निर्मित एकांकी एवं अपर्याप्त काव्य सिद्धांत के दायरे को तोड़कर एक व्यापक काव्य सिद्धांत की स्थापना के लिए मुक्ति बुद्ध की कविताओं का समावेश ऐतिहासिक आवश्यकता थी। किंतु इनके बाद भी ऐसी अनेक आत्मपरक प्रगीत धर्मी छोटी कविताएं बच रहती हैं जो अपनी सामाजिक अर्थवत्ता के कारण उस काव्य सिद्धांत को व्यापक बनाने में समर्थ हैं। अगला पैराग्राफ है, इस दिशा में पुनर्विचार के लिए सच पूछिए तो मुझे सबसे पहले प्रेरणा स्वयं मुक्ति बुद्ध के काव्य से ही मिली। मतलब बताते हैं कि अगर लेखन का काम जो मैंने स्टार्ट किया तो सच पूछिए तो मैंने सबसे पहले काव्य जगत से शुरू किया। मैंने कविता लिखने से मैंने शुरू किया और कविता लिखते लिखते मैं कहानी, निबंध, नाटक, हर प्रकार की चीजें लिखना शुरू कर दिया। मुक्ति बोध ने सिर्फ लंबी कविताएं ही नहीं लिखी। ये शुरू में कैसी कविताएं लिखते थे? लंबी लंबी कविताएं लिखते थे, लगता था कोई कहानी लिखे हैं। उनकी अनेक कविताएं छोटी भी हैं और छोटी होने के बावजूद लंबी कविताओं से किसी कदर कम सार्थक नहीं है। बताते हैं कि ऐसा भी नहीं है कि मैंने सारी कविताएं क्या लिखी हैं, लंबी लिखी हैं। कुछ कविताएं मैंने छोटी भी लिखी हैं, लेकिन वो बड़ी कविताओं की तुलना में अगर उसका गुण देखा जाए तो कोई कम नहीं है। वे कविताएं अपने रचना विन्यास में प्रगीत धर्मी हैं। किसी किसी के मन में तो नाटकीय रूप के बावजूद मुक्ति बोध की काव्य भूमि मुख्यतः प्रगीत भूमि है। इसमें कोई शक नहीं है कि मुक्ति बोध का समूचा काव्य मूलतः आत्मपरक है, तीव्रतम रूप में। रचना विन्यास में कहीं वह पूर्णतः नाट्य धर्मी है, कहीं नाटकीय कलाप है, कहीं नाटकीय प्रगीत है और कहीं शुद्ध प्रगीत भी, जैसे सहर्ष स्वीकारा है अथवा मैं तुम लोगों से दूर हूँ, जैसा कि कवि ने एक जगह स्वयं लिखा है। निसंदेह उसमें कथा केवल आभास है, नाटकीयता केवल मरीचिका है। वह विशुद्ध आत्मगत काव्य है। जहाँ नाटकीयता है वहाँ भी कविता के भीतर की सारी नाटकीयता वस्तुतः भावों की है। जहाँ नाटकीय है वहाँ भी कविता के भीतर की सारी नाटकीयता वस्तुतः भावों की गतिमयता है, क्योंकि वहाँ जीवन यथार्थ केवल भाव बनकर प्रस्तुत होता है, या बिंब बनकर या विचार बनकर। मतलब ये बताते हैं कि जो मैं नाटक लिखता हूँ उस नाटक में शब्द नहीं बल्कि भाव देखे जाते हैं, फीलिंग्स देखा जाता है कि वो कहानी हमें कहना क्या चाहता है। जैसा कि आप लोग पिछला चैप्टर पढ़े हैं सिपाही की माँ, तो नाटक है, वो क्या है? एक प्रकार से नाटक है जो एक फीलिंग्स को दिखाया गया कि जब किसी का बेटा लड़ाई पे जाता है तो एक माँ के अंदर क्या क्या फीलिंग्स होती है। तो कहते हैं कि जो भी मैं कविता या नाटक लिखता हूँ तो उसमें मेरा शब्द नहीं, मेरा भाव देखा जाता है। इस प्रकार यह आत्मपरकता अथवा भावमयता मुक्ति बोध की सीमा नहीं बल्कि शक्ति है जो उनकी प्रत्येक कविता को गति और ऊर्जा प्रदान करती है। इस गति और ऊर्जा का मूल स्रोत है इस काव्य के प्रगीत नायक का व्यक्तित्व। यह नई कविता के उन प्रगीत नायकों से एकदम भिन्न है जिसे अंतःकरण आयतन संक्षिप्त है। अगला पैराग्राफ है, कहने की आवश्यकता नहीं है कि आत्मरक प्रगीत भी नाट्य धर्मी लंबी कविताओं के सदृश यथार्थ को प्रतिध्वनित करते हैं। अंतर सिर्फ इतना है कि यहाँ वस्तुगत यथार्थ को अंतर्गत उस मात्रा में घुला लेता है जितनी उस यथार्थ की इंद्रिय उद्बुद्धता के लिए आवश्यक है। इस प्रकार एक प्रगीत धर्मी कविता में वस्तुगत यथार्थ अपनी चरम आत्मपरकता के रूप में ही व्यक्त होता है। मुक्ति बोध की आत्मपरक छोटी कविताओं में निहित सामाजिक सार्थकता का बोध स्वभावतः हमारा ध्यान उन्हीं के समान धर्मी एक अन्य कवि त्रिलोचन की ओर ले जाता है, जिन्होंने कुछ चरित्र केंद्रित लंबी वर्णनात्मक कविताओं के बावजूद ज़्यादातर सोनेट और गीत ही लिखे हैं। सोनेट आप लोग समझते हैं? सोनेट मतलब होता है जो 14 लाइन की कविता होती है ना, उसको क्या कहा जाता है? सोनेट कहा जाता है। याद रखिएगा, 14 लाइन की कविता को क्या कहा जाता है? सोनेट कहा जाता है। और गीत लिखे हैं। कहने के लिए तो ये प्रगीत है, लेकिन जीवन जगत और प्रकृति के जितने रंग बिरंगे चित्र त्रिलोचन के काव्य संसार में मिलते हैं वे अन्यत्र दुर्लभ हैं। किंतु इन भास्वर चित्रों को अंततः जीवंत बनाने वाला प्रगीत नायक का एक अनूठा व्यक्तित्व है, जिसका स्पष्ट चित्र
उस जनपद का कवि हूँ संग्रह के उन आत्मपरक सोनेटों में मिलता है। वही त्रिलोचन है वह जिसके तन पर गंदे कपड़े हैं, जैसे आत्मचित्र वस्तुतः एक प्रगीत नायक की निवैयक्तिक कल्प सृष्टि है, जिनसे नितांत व्यक्तिकता के बीच एक प्रतिनिधि चरित्र से परिचय की अनुभूति होती है। यदि ऐसे आत्मपरक प्रगीत सामाजिक यथार्थ की दृष्टि से अप्रासंगिक माने जाएंगे तो फिर हिंदी कविता की स्थिति विपन्न नहीं कहलाएगी। इसमें जो वर्ड है पढ़ने के बाद मन प्रसन्न हो जाता है। प्रसंगवश यही नागार्जुन का भी स्मरण किया जा सकता। नागार्जुन एक कवि थे इन्हीं की तरह, जिनकी बहिर्मुखी आक्रामक काव्य प्रतिभा के बीच आत्म प्रगीतात्मकता अभिव्यक्ति के क्षण कम ही आते हैं, लेकिन जब आते हैं तो उनकी विकट तीव्रता प्रगीतों के प्रचित संसार को एक झटके से छिन्न भिन्न कर देती है। फिर चाहे वह तन गई रीढ़ जैसी प्रेम तथा ममता की नितांत निजी अनुभूति हो, चाहे जेल के सीखचों से सिर टिकाए चलने वाला अनुचिंतन और अनुताप, नागार्जुन के काव्य संसार के प्रगीत नायक का निष्कवच फक्कड़ व्यक्तित्व उनके प्रगीतों को विशिष्ट रंग तो देता ही है, निश्चित सामाजिक अर्थ भी ध्वनित करता है। प्रगीत काव्य के प्रसंग में मुक्ति बोध, त्रिलोचन और नागार्जुन के उल्लेख से यदि कुछ लोगों की भौवें उठे या तने तो इनका कारण सिर्फ यह होगा कि यह एक नया प्रगीत धर्मी कवि व्यक्तित्व है, चिर परिचित प्रतिमा से नितांत भिन्न, अपनी व्यक्तिकता में विशिष्ट और सामाजिकता में सामान्य, व्यक्तिवाद न होते हुए भी विशिष्ट व्यक्ति विशिष्ट, अपने समाज से लड़ते हुए भी सामाजिक, दुनियादार न होते हुए भी इसी दुनिया का, ये नए प्रगीत इस नए व्यक्तित्व से संभव हो सके हैं। इस नए प्रगीत धर्मी कवि व्यक्तित्व के समकालीन विकास की दशाओं पर दृष्टिपात करने से पूर्व एक बार हिंदी कविता के इतिहास में प्रगति धर्मी कविताओं की सामाजिक भूमिका सिंह अवलोकन कर लेना अप्रासंगिक न होगा। कितनी बड़ी विडंबना है कि जिस साहित्य में काव्य उत्कर्ष के मानदंड प्रबंध काव्यों के आधार पर बने हो और जहां प्रबंध काव्य को ही व्यापक जीवन के प्रतिबिंब के रूप में स्वीकार किया गया हो, उसकी कविता का इतिहास मुख्यतः प्रगीत मुक्तकों का है। यही नहीं बल्कि गीतों ने ही जनमानस को बदलने में क्रांतिकारी भूमिका अदा की है। ये बताते हैं कविता ही नहीं बल्कि जो गीत गाया जाता है वो गीत भी लोगों के जीवन पर गहरा असर डालता है। क्रांतिकारी भूमिका जो अदा हुआ है वो गीत के माध्यम से भी हुआ है। ये बात थोड़ा सा अच्छा लगा क्योंकि देश जब गुलाम था तो जितने भी कवि होते थे वे कविता या गीत के माध्यम से देश के नौजवानों को जगाने का प्रयास करते थे। जगाने का प्रयास का अर्थ ये सोए नहीं थे, मतलब अंदर से जोश जगाने का कि वे देश के लिए लड़े, अंग्रेजों को यहाँ से भगा दें। रामचरितमानस की महिमा से किसी को इनकार नहीं, लेकिन विनय पत्रिका के एक पद एक व्यक्ति का अरण्य रोदन मात्र नहीं है। यह तो मानस के मरबी भी मानते हैं कि तुलसी के विनय के पदों में पूरे युग की वेदना व्यक्त हुई है और उनकी चरम व्यक्तिकता ही परम सामाजिकता है। तुलसी के अलावा कबीर, सूरदास, मीरा, नानक, रैदास आदि अधिकांश संतों ने प्रायः दोहे और गेय पद ही लिखे हैं। मतलब आप लोगों ने नाम सुना होगा, तुलसीदास, कबीरदास हैं, सूरदास हैं, मीराबाई हैं, गुरु नानक हैं, रैदास आप लोग सब 10th 9th में पढ़े होंगे। ये लोग भी काफ़ी पद और कविताएं लिखे हैं। यदि विद्यापति को हिंदी का पहला कवि माना जाए तो हिंदी कविता का उदय ही गीत से हुआ। विद्यापति को अगर मान लिया जाए कि हिंदी कविता के ये प्रथम व्यक्ति हैं शुरुआत करने वाले, तो कविता का उदय मान लेंगे किसी गीत से हुआ है, जिसका विकास आगे चलकर संतों और भक्तों की वाणी में हुआ। गीतों के साथ हिंदी कविता का उदय कोई सामान्य घटना नहीं बल्कि एक नई प्रगीतात्मकता के विस्फोट का ऐतिहासिक क्षण है, जिसके धमाके से मध्ययुगीन भारतीय समाज की रूढ़ी जर्जर दीवारें हिल उठी, साथ ही जिसकी माधुरी सामान्य जन के लिए संजीवनी सिद्ध हुई। कहने की आवश्यकता नहीं कि लोक भाषा की परिष्कृत प्रगीतात्मकता का यह उन्मेष
भारतीय साहित्य की अभू घटना है, जिसकी अभिव्यक्ति हिंदी के साथ ही भारत की सभी आधुनिक भाषाओं में लगभग साथ साथ हुई। प्रगीतात्मकता का दूसरा उन्मेष 20वीं सदी में रोमांटिक उत्थान के साथ हुआ, जिसका संबंध भारत के राष्ट्रीय मुक्ति संघर्ष से है, भक्ति काव्य से भिन्न। इन रोमांटिक प्रगीतात्मकता के मूल में एक नया व्यक्तिवाद है, जहाँ समाज के बहिष्कार के द्वारा ही व्यक्ति अपनी सामाजिकता प्रमाणित करता है। इन रोमांटिक प्रगीतों में भक्ति काव्य जैसी तन्मयता भले न हो, किंतु आत्मीयता और ऐन्द्रियता कहीं अधिक है। उल्लेखनीय है कि इस दौरान सीधे सीधे राष्ट्रीयता संबंधी विचारों अथवा भावों को काव्य रूप देने वाले मैथिली शरण गुप्त भी एक कवि हैं, जैसे राष्ट्र कवि भी हुए। अधिकांशतः उन्होंने प्रबंधात्मक काव्य ही लिखे, जिन्हें उस समय ज़्यादा सामाजिक माना गया, लेकिन प्रबुद्ध जनों को जल्द ही इन सच्चाई का एहसास हो गया कि असामाजिक प्रतीत होने वाले रोमांटिक प्रगीत उस युग की चेतना को कहीं अधिक गहराई से वाणी दे रहे थे, और उनकी असामाजिकता में ही सच्ची सामाजिकता थी। आलोचकों की दृष्टि में सच्चे अर्थों में प्रगीतात्मकता का आरंभ यही है, जिसका आधार है समाज के विरुद्ध व्यक्ति। इस प्रकार प्रगीतात्मकता का अर्थ हुआ एकांत संगीत और अकेले कंठ की पुकार। प्रगीतात्मकता की यह धारणा इतनी बदमूल हो गई है कि आज भी प्रगीत के रूप में प्रायः उसी कविता को स्वीकार किया जाता है जो नितांत व्यक्तिक और आत्मपरक है। चूंकि इस प्रकार के व्यक्तिवाद को जन्म देने वाली औद्योगिक पूंजीवादी समाज व्यवस्था समाप्त होने की जगह और भी विकसित हो रही है, इसलिए फिलहाल प्रगीत कविता की इस मानसिक धारणा से छुटकारा संभव नहीं। निश्चय ही इस स्थिति में कुछ परिवर्तन घटित हुआ है, फलतः कवि की मानसिकता भी बदली है। व्यक्ति बनाम समाज जैसे सरल द्वंद्व का स्थान समाज की अपने अंतर विरोधों ने ले लिया है। व्यक्तिवाद उतना आश्वस्त नहीं रहा, स्वयं व्यक्ति के अंदर भी कोई अंतर संघर्ष पैदा हुआ। विद्रोह का स्थान आत्म विडंबना ने ले लिया। इस प्रकार प्रगीतात्मकता विडंबनाग्रस्त हुई और उनके रचना विन्यास में पेचीदगी आई। आत्मपरक कदाचित और बढ़ी, इसके साथ ही आत्मेतर का दबाव भी। तथा कथित नई कविता का प्रगीतात्मकता में आए नए मोड़ों और मरोड़ों को इसी आलोक में समझा जा सकता है। इस प्रसंग में मुझे शमशेर जी की 1941 की लिखी कविता याद आ रही है। 1941 में शमशेर नाम के कोई कवि हैं जो कविता लिखे हैं, नीचे दिया भी गया है, जिसे संजोग से उन दिनों काशी में एक साहब उन्हीं के मुख से सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। कविता इस प्रकार है, ये कविता नीचे दिया गया, इसको किसने लिखा है? शमशेर जी। और कब लिखे हैं? देखिए क्या है कविता। लेकर सीधा नारा कौन पुकारा, अंतिम आशाओं की संध्याओं से, फलके डूबी सी ही थी पर अभी नहीं कोई सुनता सा था मुझे कहीं, पर किसने यह सातों सागर के पार, एकाकीपन से ही मानो हार, एकाकी उठ मुझे पुकारा कई बार, मैं समाज तो नहीं न मैं कुल जीवन, कण समूह में हूँ मैं केवल एक कण, कौन सहारा मेरा कौन सहारा। आज दोबारा इस कविता को पढ़ते हुए मुझे थियोडोर एडोनो का एक वाक्य याद आ रहा है, जिसका भाव यह है कि कविता जो कुछ कह रही है उसे सिर्फ वही समझ सकता है जो इसके एकाकीपन में मानवता की आवाज़ सुन सकता है। मैं इस कविता की व्याख्या करने का साहस न करूँगा, लेकिन यहाँ समाज के उस दबाव को भी महसूस किया जा सकता है। हाँ रघुआ ना ये व्याख्या करी तो ठीक रही कर, रघुआ इस आदमी व्याख्या करी तो पढ़े वाला और ही पगला जाए। और अपने अकेले होने की विडंबना को भी, और यही वे बिंदु हैं जो इस कविता की निराशा को बच्चन जैसे कवियों की, बच्चन जैसे कवि समझते हैं, हरिवंश राय बच्चन, अमिताभ बच्चन के बाबूजी की बात हो रही है, सरल सपाट निराशा से अलग करते हुए एक गहरी सामाजिक सच्चाई को व्यक्त करते हैं। इस शासक की स्थिति से उबरने का एक उपाय तो वह है जिसे एक समय के प्रगतिवाद ने सुझाया था, अंदर से एकदम बाहर निकलकर जनता के पास जाना। निसंदेह कुछ लोगों ने यह रास्ता अपनाया भी, यहाँ तक कि शमशेर जी की भी कभी कभी उस रास्ते पर चल पड़ते थे। परिणाम कविता नितांत सामाजिक हो गई, और जिस हद तक हुई उस हद तक प्रगीतात्मकता से ही नहीं
बल्कि कवित्व से भी वंचित हुई। जल्द ही रघुवीर सहाय, ये भी एक कवि हैं, के शब्दों में कवि ने यदि वह संवेदनशील हुआ तो अनुभव किया कि बाहर बाहर जाते जाते या अब अपना मन खाली है। इस अनुभव के बाद या तो फिर वही अंतर गुहावास या फिर आत्मसंघर्ष। नई कविता के अनेक कवियों ने अंतर गुहावास का रास्ता अपनाया तो मुक्तिबोध ने आत्मसंघर्ष का, जो उन्हें प्रायः वही संघर्ष में भी झोंकता रहा। एक में प्रगीतात्मकता सीमित हुई तो दूसरे में प्रगीतात्मकता के कुछ नए आयाम उद्घाटित हुए। कहने की आवश्यकता नहीं कि इन दो छोरों के बीच तथा इनके अलावा और भी अनेक स्थितियां रही हैं जिनके ब्यौरे में जाने का समय संप्रति नहीं है। प्रसंगवश इतना ही कहना काफी होगा कि अभी कुछ साल पहले एक दशक ऐसा फिर आया था जब अनेक कवि अपने अंदर का दरवाजा तोड़कर एकदम बाहर निकल आए थे और व्यवस्था के विरुद्ध के जुनून में उन्होंने ढेर सारी सामाजिक कविताएं लिख डाली, जिन्हें देखकर कविता को भी शर्म आए। गनीमत है कि वह दौर जल्द ही खत्म हो गया। ये बताते हैं कि एक समय ऐसा आया था कि कवि अनाधुन पैदा हुए और कुछ भी लिखना शुरू कर दिए और इतना गंदगी लिखना शुरू कर दिए। खैर वो ज़्यादा दिन तक नहीं चला, ये शुक्र है कि लगता था कि कब ये फेमस हो जाए अपने आप को लिख करके। जैसे कि भोजपुरी गाना में है, हर दिन 10 से 15 सुपरस्टार तैयार होते हैं और जो भी है वो एक से एक गीत गाता है। पिछले 5 वर्षों से हिंदी कविता के वातावरण में फिर कुछ परिवर्तन के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। यह परिवर्तन न बहुत बड़ा है न क्रांतिकारी है, लेकिन कविता की पुनः प्रतिष्ठा, प्रत्यभिज्ञान अथवा प्रत्याशस्ति जैसा कुछ अवश्य है। संजोग से यह परिवर्तन इधर उभरने वाली एक युवा पीढ़ी के कवियों के द्वारा घटित हुआ है, लेकिन इसमें पहले की पीढ़ी के कवियों के किंचित बदले हुए स्वर का भी योगदान है। इसे मैं एक नई प्रगीतात्मकता का उभार कहना चाहूँगा। आज कवि को न तो अपने अंदर झांक कर देखने में संकोच है, न बाहर के यथार्थ का सामना करने में कोई हिचक। अंदर न तो किसी असंदिग्ध विश्व दृष्टि का मजबूत खूंटा गाड़ने की जिद है और न बाहर व्यवस्था को एक विराट पहाड़ के रूप में आंकने की हवस। बाहर छोटी से छोटी घटना, स्थिति, वस्तु आदि पर नजर है और कोशिश है उसे अर्थ देने की। इसी प्रकार बाहर की प्रतिक्रिया स्वरूप अंदर उठने वाली छोटी से छोटी लहर को भी पकड़कर उसे शब्दों में बांध लेने का उत्साह है। अब यह स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि न रोमांटिक ढंग का व्यक्तिवादी विद्रोह संभव है और न अपने अंदर सिमटकर मानसिक जुगाली करने में ही निष्कृति है। गरज की एक एक स्तर पर कवि व्यक्ति अपने और समाज के बीच के रिश्ते को साधने की कोशिश कर रहा है और इस प्रक्रिया में जो व्यक्तित्व बनता दिखाई दे रहा है वह निश्चय एक नए ढंग की प्रगीतात्मकता के उभार का संकेत है। कहने की आवश्यकता नहीं कि यह रोमांटिक गीतों की वापसी नहीं है और न ही कविता को नितांत व्यक्तिक मोड़ देने की कोई साजिश। इसका अर्थ उन आत्मपर कविताओं की और आलोचक की वापसी भी नहीं है जिसे पहले मुक्तिबोध ने एक साहित्यिक डायरी में और फिर मैंने कविता के लिए कविता के नए प्रतिमान में जड़ीभूत सौंदर्य भूति के रूप में तिरस्कृत किया था। जरूरी नहीं कि प्रगीतात्मकता छंदों की ओर लौटकर ही अपनी विशिष्टता प्रमाणित करे। इधर की कविताओं से धीरे धीरे यह बात पुष्ट होती जा रही है कि मिथ कथन में अति कथ से अधिक शक्ति होती है और ठंडे स्वर की तासीर भी कभी कभी काफी गर्म होती है। यदि सिर्फ दो ठोस उदाहरणों से अपनी बात स्पष्ट करनी हो तो नई प्रगीतात्मकता का एक पहलू केदारनाथ सिंह की इस कविता से व्यक्त होता है। अब केदारनाथ सिंह जी ने कविता लिखा है, उसको देख लीजिए। उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए मैंने सोचा दुनिया को हाथ की तरह गर्म और सुंदर होना चाहिए। और दूसरा पहलू शरद बिल्लौरे की तय तो यही था कि कविता की इन अंतिम पंक्तियों से हार कर मैं समूचा तराजू पर ही चढ़ गया। आसमान से फूल नहीं बरसे, कबूतर ने कोई दूसरा रूप नहीं लिया और मैंने देखा बाज की दाढ़ में आदमी का खून लगा चुका है। और इस तरह ये पाठ भी क्या होता है, समाप्त होता है। गजब बोरिंग चैप्टर है।